पहली बात तो हमने अभी जो सीखा है ना, फिलहाल हमने ये सीखा है फंक्शनल करेंसी क्या होता है, रिपोर्टिंग करेंसी या प्रेजेंटेशन करेंसी क्या होता है, और बाकी फॉरेन करेंसी। उसके बाद हमने सीखा कि कुछ मॉनिटरी आइटम्स होते हैं और कुछ नॉन मॉनिटरी आइटम्स होते हैं। ये आपने कल या परसों मैंने आपको बोर्ड पे लिखवाने भी हैं, अब याद करके आए। मॉनिटरी एसेट्स लायबिलिटी क्या होते हैं, नॉन मॉनिटरी एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होते हैं। नॉन मॉनिटरी की डेफिनेशन स्टैंडर्ड ने नहीं लिखी, सिर्फ उसने इतना लिख दिया है जो मॉनिटरी ना हो। वो कुछ एग्जांपल्स हमने आपको दे दी ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अदरवाइज जिसको आप फिक्स्ड कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिक्स्ड कैश में पे या रिसीव, वो मॉनिटरी होंगे, और जो फिक्स्ड कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते वो नॉन मॉनिटरी होंगे। अब हमने सीखा कि पहले मॉनिटरी को सीखा कि मॉनिटरी आइटम्स वो होते हैं, अगर सादा सी बात करें, हमने किसी से पैसे किसी के लेने हैं या किसी को देने हैं, किसी से किसी फॉर्मेट में पैसे लेने हैं या देने हैं इन फ्यूचर। अब जैसे नेट इन्वेस्टमेंट लीज का मतलब ये होता है कि हमने किसी से पैसे लेने हैं, हमने किसी को गाड़ी किस्तों पे दी हुई है, उसने हमें किस्तें वापस करनी है तो कैश फॉर्म में करेगा। हमने किसी को सेल की है, उसने पैसे देने हैं हमें। हमने किसी से परचेज किया है, हमने उसके पैसे देने हैं। ये जो बाकी एसेट्स आपके पास नॉन कैश आइटम्स पड़े होते हैं ना, जैसे पीपी हो गया, इन्वेंट्री हो गया, शेयर कैपिटल हो गया, ये सारे नॉन मॉनिटरी आइटम। अब मॉनिटरी आइटम्स में हमने कहा कि अगर हमारे पास जो मॉनिटरी आइटम्स होगा एट द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, एट द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन वाले दिन हम रेट इस्तेमाल करेंगे स्पॉट रेट, मतलब उस दिन वाला रेट। कोई भी ट्रांजैक्शन हो, या मॉनिटरी आइटम्स की, नॉन मॉनिटरी आइटम्स की, ट्रांजैक्शन वाले दिन जो एंट्री पास होती है वो स्पॉट रेट पे कन्वर्ट करके होती है। हम अज्यूम करते हैं कि हमने सेल की है, और हमने सेल की है, एक्सपोर्ट की है 100 पाउंड की कर लेते हैं, और उस टाइम जो रेट था वो 350 रुपीज पर पाउंड था। ठीक है, कन्वर्ट करते वक्त भी ख्याल रखना है कि हमने डिवाइड किसको करना है और मल्टीप्लाई किसको करना है। गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड। पाउंड को पाउंड पे डिवाइड करेंगे और रुपीज से मल्टीप्लाई। ठीक होगी बात। अब हमने क्या करना है, एट द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन हम एंट्री पास कर देंगे, हमने सेल किया उधार पे, एंट्री पास कर देंगे अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल क्रेडिट। 100 पाउंड से लिखेंगे या 3,35,000 से लिखेंगे? क्या लिखेंगे? 35,000 से लिखेंगे, क्योंकि हमारी फंक्शनल करेंसी क्या है? रुपीज। तो हम 35,000 से एंट्री पास कर दें। दो सूत्रों में एक एंट्री यहां पर भी पास कर देते हैं, अकाउंट रिसीवेबल टू सेल 35,000 से, ये एक से ही चला देते हैं काम। अब हुआ ये, ड्यूरिंग द ईयर, उसी साल आपने 80 पाउंड रिसीव कर लिए, इसे बोलते हैं ड्यूरिंग द ईयर सेटल होना, ड्यूरिंग द ईयर सेटलमेंट होना। आपने ड्यूरिंग द ईयर 80 पाउंड रिसीव कर लिए। अब जिस दिन रिसीव किए उस दिन का रेट इस्तेमाल होगा, सपोज दैट ₹60 पर पाउंड। जिस दिन आपने रिसीव की, वो कहते हैं उस दिन क्या एंट्री पास करेंगे। ये कॉमन सेंस ही काम कर लेना है हमने, अगर ये ना भी होता फिर भी कुछ लोग ये काम कर सकते हैं। अब जरा देखें, हमने 100 पाउंड को 350 रुपए के हिसाब से लिखा हुआ है। आज वो कितने का हो गया? 360 रुपए का 1 पाउंड हो गया। जो मुझे कैश मिलेगा वो मुझे किस रेट के हिसाब से मिलेगा? 360 के हिसाब से या 350 के हिसाब से? वैसे तो हम वर्किंग लिखकर भी करेंगे, वो सिंपल ये है, 80 पाउंड ऑलरेडी किस पे रिकॉर्ड था, 80 पाउंड सेटल किस पे हो रहा है। ये तरीकाकार है ट्रिकोलॉजी मेथड, मतलब रट्टा लगा लेना, जो पहले लिखा हुआ है वो भी लिख लो, जिस पर हमने अपडेट करना है वो भी लिख लो।
हाँ जी, 80 को 350 से मल्टीप्लाई किया 28,000। 80 को 360 से मल्टीप्लाई किया कितना 28,800। कितने का फर्क आया? ये गेन या लॉस आपने खुद देखना, आपको ज्यादा रिसीव हुए या कम रिसीव हुए, तो वो गेन आ गया। अब आप एक और भी कर सकते हैं, 80 मल्टीप्लाइड बाय 10। ये 10 क्या है बोला? चेंज इन एक्सचेंज रेट, चेंज इन एक्सचेंज। तो ये जो चेंज इन एक्सचेंज रेट है ये हमारा गेन है या हमारा लॉस है। आपको कैश कितना मिलेगा? बस यहां पर देखिए, आपको कैश मिला 28,800। आपने पहले लिखा हुआ था 28,000 और आपका 800 रुपया गेन या लॉस। यही आपकी तीनों अमाउंट एंट्रीज की अमाउंट है। क्या एंट्री पास करोगे जी? कैश डेबिट 28,800 से, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 28,000 से, ट्रांसलेशन गेन या एक्सचेंज गेन या एसपीएल 800 से। ठीक होगी बात? ये एंट्री तब पास करते हैं जब एट द डेट ऑफ सेटलमेंट, तो सेटलमेंट दिन वाले दिन जो भी रेट होगा वो इस्तेमाल हो जाएगा। अब आ गया साल के एंड पे। साल के एंड पे अगर आपके पास जितने मॉनिटरी आइटम्स होंगे, साल के एंड पे जितने मॉनिटरी आइटम्स होंगे सबको क्लोजिंग रेट के ऊपर अपडेट कर देंगे, ट्रांसलेट कर देंगे। जितने भी मॉनिटरी आइटम्स पड़े होंगे साल के एंड पे, और अगर वो एक्सचेंज के जो रिसीवेबल पड़ा हुआ है वो है लोकल, आपने उसको भी कह दिया कि चलो जी साल के एंड में पड़ा हुआ है, सिर्फ जिसके साथ फॉरेन करेंसी का चक्कर। तो जितने भी मॉनिटरी आइटम्स पड़े होंगे जो डॉलर या किसी और करेंसी की सूरत में है, सबको अपडेट करते हैं। तो उसकी फिर अब एंट्री क्या पास करके अज्यूम करते हैं क्लोजिंग रेट हमारे पास है 365 कर देते हैं, 365। फिर हम वही बात पहले किस पे लिखे हुए थे, $20 20 पाउंड है, पहले किस रेट पे लिखे थे जब वो ऑलरेडी लिखे हुए हैं 350 पे। कितनी अमाउंट आ गई? कितनी? 7,000। और अपडेट हो गया कितना हो गया? 365। कितनी अमाउंट होगी? 73,000। 300 का हमारा गेन आ गया। हाँ, अब इसमें क्या कैश मिला या रिसीवेबल बढ़ गए? सेटल तो हुआ नहीं, तो हम सिर्फ अपने रिसीवेबल या पेएबल बढ़ा देंगे। लायबिलिटी बढ़ेगी तो लॉस, एसेट बढ़ेंगे तो गेन। लायबिलिटी बढ़ेगी तो लॉस, एसेट बढ़ेगा तो गेन। लायबिलिटी कम होगी तो गेन, एसेट कम होगा तो बाकी वही, रिसीवेबल ज्यादा हो गया तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, एक्सचेंज गेन। क्योंकि ये सेटल नहीं कर देना कहीं, ये क्लोजिंग पड़े हुए हैं हमारे, तो इसमें सिर्फ रिसीवेबल या पेएबल। पहले 7,000 थे, अब कितने हो गए? 7,300। 300 से बढ़ गया। और ट्रांसलेशन गेन या एक्सचेंज गेन, ठीक होगी बात? ये कोई भी मॉनिटरी आइटम उसके साथ ये कर। फिर हमने पढ़ा नॉन मॉनिटरी आइटम्स। नॉन मॉनिटरी आइटम्स में तो हमने ये सीखा कि अगर वो कॉस्ट मॉडल पे आया ना, कोई भी नॉन मॉनिटरी कॉस्ट मॉडल पे आया तो उसको ट्रांसलेटर नहीं करना। ठीक है, पहले कुछ क्वेश्चन देख ले जो आपको दिए थे, इसको कंफर्म कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं, क्योंकि मैंने देखा कि एक दो क्वेश्चन शायद गलत किए हुए थे। हाँ जी, क्वेश्चन देखिए, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन ऑन द अबव 2 डेट्स। अब अपने देखना है कि आपने, कुछ लोगों ने इसकी 3 एंट्रीज भी पास की हुई थी। A Pakistani company where the functional currency is rupees has a financial year end 31st December. It buy goods from an Australian supplier with the Australian dollar as its functional currency. ये उनकी functional currency है, ये ना functional currency का लाभ समझ के अपनी functional currency मान लेना। हमारी functional currency रुपीस है और जिससे हम ले रहे हैं उनकी functional currency ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। On December 2026, invoice 10,000 Australian dollar
It also buy again from the same supplier 10th December 2026 Australian dollar 7,000. The Australian supplier will eventually be paid in March 2010. और हमने सिर्फ इन दो डेट की एंट्री पास करनी है, 1 दिसंबर की और 10 दिसंबर की। तो जो आपके साथ वाली खातून बैठी है ना, ये इंडिया के करीब से आती है। हाँ जी, हमने दो डेट की एंट्री पास करनी है। मार्च की भी एंट्री पास वैसे कर देते हैं, अगले साल एंट्री पास तो करनी है ना, लेकिन उसके लिए हमें पहले उसका रेट का भी तो पता होना जरूरी है। उसका तो रेट हमें पता ही नहीं है, तो हमने सिर्फ 2 दिन की ट्रांजैक्शन की एंट्री पास करनी है। तो जो आपने एंट्री पास किया है ना 1 दिसंबर को, उसका रेट हो जाएगा 110। जो है 10 दिसंबर को, उसका रेट हो जाएगा 112। तो ये सिंपल दो एंट्रीज पास करनी है, एक 1 दिसंबर 2006 की। हाँ जी, खरीदे हैं जो बेचे हैं? खरीदे हैं। $10,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 11 लाख। तो एंट्री पास होगी परचेज डेबिट, परचेज या इन्वेंट्री डेबिट अकाउंट पेबल 11 लाख। फिर हमने 10 दिसंबर की एंट्री पास की। हाँ जी, उसकी क्या एंट्री पास होगी? हमने 7,000 के चीजें दोबारा खरीदी, मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना आ जाएगा? परचेज अकाउंट डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट, कितना? 784,000। अच्छा, ये मॉनिटरी या नॉन मॉनिटरी आइटम्स का ताल्लुक एसेट्स या लायबिलिटी के साथ है, इनकम एक्सपेंस के साथ ना जोड़ लेना। वो होता है फॉर द ईयर, और फॉर द ईयर सेटल हो जाते हैं। एसेट्स यानी मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी का आइटम सिर्फ और सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटी के साथ। जो हेड इनकम या एक्सपेंस में चला जाएगा हम उसको नहीं छेड़ेंगे। अगर आने वाले दिनों में हमने इसमें से किसी को रीट्रांसलेट करना है तो अकाउंट पेएबल को करना है, परचेज को नहीं करना। ठीक होगी बात? अब जी देखिए, मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी आइटम्स हमने कल पढ़े, तो क्या हमने ऐसा पढ़ा था मॉनिटरी एक्सपेंस मॉनिटरी इनकम? क्या पढ़ा था? मॉनिटरी एसेट्स और लायबिलिटीज, नॉन मॉनिटरी एसेट्स और लायबिलिटी। ठीक होगी बात? तो हमने जब भी मॉनिटरी इनकम या एक्सपेंस गिवन होंगे उसको रीट्रांसलेट नहीं करेंगे। रीट्रांसलेट किसको करना है? एसेट्स या लायबिलिटी। अच्छा, एक और हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर मोस्ट फ्रीक्वेंटेड ट्रांजैक्शंस आना शुरू हो जाएं एक ही महीने में, तो हम उसका एवरेज रेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैं आपको एवरेज रेट इस्तेमाल करवा देता हूं, लेकिन इसमें जरूरी नहीं है। 2 ट्रांजैक्शन में क्यों एवरेज लें? वो तो एवरेज लेने में ज्यादा टाइम लग जाएगा। वैसे अगर एवरेज का पता हो, क्या एवरेज का मतलब क्या है? कि एवरेज का मतलब ये है कि आपने 110 प्लस 112 डिवाइडेड बाय 2, जो ये रेट आ जाएगा तकरीबन 100। तो फिर सारी ट्रांजैक्शन जितनी भी है 111 पे ट्रांसलेट कर देंगे। सारी ट्रांजैक्शन जितनी भी है 111 पे ट्रांसलेट कर देंगे। ठीक होगी बात? अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आए जरा। A Pakistani company sell goods to customer in Saudi Arabia. Saudi Riyal 720,000 on 12th September. चीजें क्या कर रहे हैं? When the exchange rate is 42 Saudi Riyal, it received payment on 19th of November. Settlement आ गई, 19 नवंबर को पैसे ले लिए। When the exchange rate is 44. The year end is 31st December. जनरल एंट्री पास करें। अच्छा, ये अगर आप टॉपिक ना भी पढ़ो ना तब भी सवाल कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉमन सेंस वाला सवाल। अब खुद सोचिए, आपने चीजें बेची थी 72,000 रियाल की, हमने रुपीज में एंट्री पास करनी है। नीचे उसने रेट भी बताया हुआ है कि 42 रुपए 1 रियाल की कीमत है। तो क्या करेंगे, जब हम सेल की एंट्री पास करेंगे सितंबर के अंदर,
72,000 रियाल और 1 रियाल कितने का है? 42 का। हमने उसकी एंट्री पास कर देंगे। तो 72 मल्टीप्लाई बाय 42 करो, कितना आ रहा है? 3024। हम एंट्री पास करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट 3024,000 3024। ठीक होगी बात। अब अगली कहानी क्या आएगी? वो कहता जी नवंबर के अंदर पैसे ले लिए। अब देखिए आपने माना कि टॉपिक ही नहीं पढ़ा हुआ, फिर भी ये सवाल हो जाए, आपने अपने रिसीवेबल किस पे रिकॉर्ड किए हुए हैं? 42 रुपीज के हिसाब से। आज जब आपको पैसे मिलने लगे हैं तो रेट 44 है। फायदा हुआ नुकसान हुआ? एक्सचेंज गेन। हमने तो रिसीवेबल रिकॉर्ड किया था ना 3024 से, लेकिन अब हमें ज्यादा रिसीव होंगे, तो जितने ज्यादा रिसीव होंगे वो सारे का सारा गेन या लॉस होगा। अब हम क्या करेंगे? कई मेथड्स हैं, मैं तो कहता हूं इसकी ट्रिक भी लिखने की जरूरत नहीं है। हमें जो कैश मिलेगा वो किस हिसाब से मिलेगा? 44 के हिसाब से मिलेगा। तो हमने 72,000 मल्टीप्लाइड बाय 40 कितना? 3168। लेकिन हमने रिकॉर्ड किस रेट पे किए हुए हैं? 72,000 मल्टीप्लाइड बाय 40। तो हमारे रिसीवेबल जिस पे रिकॉर्ड किए हुए हैं उसी से खत्म होंगे। अब इन दोनों का डिफरेंस, अगर डेबिट साइड पर आएगा तो लॉस हो, क्रेडिट साइड पर आया तो गेन। जिस पे रिकॉर्ड किए हुए हैं उस पे ही खत्म होते हैं, और मिलते किस रेट पे है? जो करंट रेट चल रहा हो। तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो हमारे पास, इसे ट्रांसलेशन गेन भी बोलते हैं, एक्सचेंज गेन भी बोलते हैं, और एसपीएल भी आप लिख सकते हो। एक्सचेंज गेन कितना डिफरेंस है? 122। चलो हाँ जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पाकिस्तानी कंपनी विद रुपीज, फंक्शनल करेंसी उसकी रुपीज है, मतलब एज अ फाइनेंशियल ईयर एंड दिसंबर इट बाय इन्वेंट्री फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया सप्लायर। $10,000 की हमने एक इन्वेंट्री खरीदी। द ऑस्ट्रेलियन सप्लायर विल बी इवेंचुअली पेड इन मार्च 2007। एक्सचेंज रेट इज दिसंबर, जिस दिन खरीदा उस दिन 110 का रेट है, ईयर एंड 112 रुपए का। अब खुद सोचें, आपने 10,000 की चीजें खरीदी, $10,000 की, ट्रांजैक्शन वाले दिन जो भी रेट होगा उसी पे ट्रांसलेशन होगी, ठीक है। और हमने परचेज किया है ना, तो एंट्री क्या पास होगी? परचेज डेबिट, अकाउंट पेएबल कितनी अमाउंट से? 11 लाख से। आप सवाल को जरा ध्यान से देखना है। 110 के हिसाब से हमने ट्रांसलेशन कर दी। अब हुआ ये कि ईयर एंड हो गया, कोई सेटलमेंट नहीं हुई। ईयर एंड हो गया, कोई सेटलमेंट। ईयर एंड वाले दिन आपके पास कोई भी मॉनिटरी एसेट्स या लायबिलिटी पड़ा है, ट्रांसलेट होगा। कोई भी मॉनिटरी आइटम पड़ा है, ट्रांसलेट होगा। नॉन मॉनिटरी आइटम पड़ा हुआ है, कॉस्ट मॉडल पे है तो इग्नोर करेंगे, फेयर वैल्यू मॉडल पे है तो रिट्रांसलेट करेंगे। ये IAS 21 पूरा इतना ही है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। दोबारा सुन लें, ट्रांजैक्शन वाले दिन कोई भी बाहर से चीज खरीदेंगे या बेचेंगे, उसी दिन के रेट पे ट्रांसलेट कर देंगे। फिर अगर सेटल हो गया तो सेटलमेंट डेट वाले दिन जो रेट होगा सेटलमेंट कर देंगे। अगर क्लोजिंग ईयर में पड़ा हुआ है तो अगर मॉनिटरी आइटम्स है तो हर एसेट्स लायबिलिटी को रिट्रांसलेट करेंगे। नॉन मॉनिटरी है, कॉस्ट मॉडल वाला है तो इग्नोर करेंगे, और अगर फेयर वैल्यू मॉडल पे है तो उसको ट्रांसलेट कर देंगे, रिट्रांसलेट। अब हमारे पास, अब इन दोनों में दोबारा बात सुने, ये दोनों आपका दोनों एंट्रीज किस पे पास हुई थी? ये बाहर का ही मसला था ना, आपको 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे चीजें खरीदी थी। हर इनकम या एक्सपेंस इग्नोर क्लोजिंग वाले दिन, सिर्फ एसेट्स या लायबिलिटी को रिट्रांसलेट करते हैं। एसेट्स या लायबिलिटी। आपके पास अकाउंट पेएबल पड़ा हुआ है, परचेज तो हमारा एक्सपेंस होता है। अकाउंट पेएबल हमारा ईयर एंड पे पड़ा हुआ है, और ईयर एंड वाले दिन रेट कितना है? 112। 2 रुपए से आपकी लायबिलिटी बढ़ी या कम हुई?
तो लॉस, लायबिलिटी क्रेडिट, लॉस डेबिट। लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट करते हैं ना, लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट करते हैं। तो दो तरीके हैं, जितनी लायबिलिटी पड़ी है फॉरेन करेंसी में उसको सिर्फ चेंज से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ जाएगा, 20,000। एक्सचेंज लॉस डेबिट अकाउंट पेएबल, ये है ईयर एंड। या क्या तरीका कार है, आपके पास $10,000 पड़े थे 110 के हिसाब से, आपने लिख दिया 11 लाख। आज $10,000 हो गए 112 के हिसाब से, 11,20,000। कितने से लायबिलिटी बढ़ गई, 20,000 से। तो जितने से आपकी लायबिलिटी बढ़ गई वो आपका ठीक होगी बात। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। A Pakistani company bought a machine from a German supplier, 200,000 euro 1 मार्च को, तब रेट था 120 रुपए पर यूरो। दिसंबर के अंदर एट द ईयर एंड, अकाउंटिंग ईयर एंड, एक्सचेंज रेट था 120 रुपए पहले, 110 रुपए बाद। दिसंबर, a Pakistani company had not yet paid the German supplier any of the money that it owed to the machine. The machinery is carried at cost model less accumulated depreciation. अब यहां पर भी एक मसले वाली बात है, हमने मशीन कितने की खरीदी, मशीन डेबिट, अदर पेएबल या पेएबल लिख देते हैं। बताओ जी, 2,000 यूरो की मशीन खरीदी थी और 1 यूरो था तब 120 रुपए का, तो ट्रांसलेट किस पे होगा, 120 रुपए पे। 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 120 कितना आ जाएगा, 24 मिलियन। 24, इसमें तो कोई मसला नहीं है। अब वो कह रहा है, अब मैं आपकी गलती बताने लगा हूं जो पेपर में स्टूडेंट गलती करते हैं। वो कह रहा है हमने मशीन वाले भाई साहब को कोई पैसे नहीं दिए और मशीन हमारी कॉस्ट मॉडल पे, मशीन वाले बंदे को कोई पैसे नहीं दिए और मशीन हमारी कॉस्ट मॉडल पे है। क्लोजिंग रेट कितना है, अब स्टूडेंट ये समझते हैं कि इसको रीट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नॉन मॉनिटरी आइटम है। मशीन क्या है, नॉन मॉनिटरी आइटम है, कॉस्ट मॉडल पे है, तो रीट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि मशीन को रीट्रांसलेट नहीं करना। लेकिन ये जो पेएबल है ये तो मॉनिटरी आइटम है, इसको तो रीट्रांसलेट करेंगे। याद रखें, इनकम एक्सपेंस रीट्रांसलेट नहीं होते, एसेट्स लायबिलिटी रीट्रांसलेट होते हैं। अगर मॉनिटरी आइटम है वो तो हर हाल में होंगे, नॉन मॉनिटरी आइटम है तो कॉस्ट मॉडल वाले नहीं होते, रिवैल्यूएशन मॉडल वाले, फेयर वैल्यू मॉडल वाले होते। अब पेएबल होगा ट्रांसलेट। आपने अपने $2 लाख को किस पे रिकॉर्ड किया हुआ है, 120 के हिसाब से। ईयर एंड पे आपका $2 लाख रीट्रांसलेट होना चाह रहा है 110 पे। आपकी लायबिलिटी कम हुई या ज्यादा, कम हुई, तो लायबिलिटी डेबिट, गेन क्रेडिट। कितने रुपए से लायबिलिटी में चेंज आया, 10 रुपए से। अब 10 रुपए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिफरेंस ले ले, डिफरेंस लेकर मल्टीप्लाई कर दे, वो तो फिर आपकी कैलकुलेशन ट्रिक्स है। तो हमारी लायबिलिटी कम हुई तो पेएबल डेबिट 2 मिलियन से या 2 लाख से, 2 मिलियन से, और एक्सचेंज गेन ये आप अपने अपने ना सवाल, ये जो जवाब है आप अपने अपने मैच करते थे, ठीक होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, ये रिवैल्यूएशन मॉडल पे था, तो अब रिवैल्यूएशन मॉडल को आज थोड़ा सा सीखते हैं कि रिवैल्यूएशन मॉडल में हम क्या करते हैं।
अच्छा, यहां तक बातें समझ लगी? ना भी लगी तो अभी क्वेश्चन हमने ये टॉपिक खत्म होने के बावजूद भी ये हफ्ता हमने इस पे लगाना है, क्योंकि मैंने ये प्लान किया है। आपको पहले ही मैंने बता दिया कि आपके इस जो वीक में है IAS 33 को दोबारा ओके करें। आपको लेक्चर चाहिए लेक्चर ले लें, जैसे भी मर्जी करना चाहते हैं करें। IAS 21, IFRS 8 और IFRS S1 जो कि सस्टेनेबिलिटी का स्टैंडर्ड हमारे सिलेबस में है, वो आपका ईद से पहले खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब ये 4 स्टैंडर्ड आपके ईद से पहले हो जाएंगे, और एक दफा भी नहीं कई दफा होंगे, और इसके आपके बार बार टेस्ट भी हो जाएंगे। टोटल मेरे हिस्से में मैंने आपको बताया था 7 स्टैंडर्ड है, जिसमें से ये 4 स्टैंडर्ड आपके इस मई के अंदर हो जाएंगे। बाकी हमारे पास 2 महीने होंगे और 3 स्टैंडर्ड होंगे, मतलब एक लीज का स्टैंडर्ड होगा, एक तो IFRS 9 इतना बड़ा स्टैंडर्ड नहीं है, और एक आप लोगों का पुराना IAS 38। ठीक है, पढ़ा हुआ है लेकिन वो आसान पढ़ा हुआ है, आप मुश्किल करके पढ़ेंगे। पहले मुश्किल पढ़ा देते तो फिर जो आप इधर बैठी है ना बैठी होती शायद। नहीं, आप तो बैठ गए हैं, अब तो कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ नहीं किया जा सकता। चलें जी, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अब चलते हैं नॉन मॉनिटरी आइटम्स। नॉन मॉनिटरी आइटम, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई स्पॉट रेट इस्तेमाल होगा। हमने देखना उसमें अगर नॉन मॉनिटरी आइटम्स हैं, और नॉन मॉनिटरी आइटम्स सेटल नहीं होते, नॉन मॉनिटरी आइटम सेटल नहीं होते, वो ईयर एंड पे क्लोजिंग दिन वाले पड़े होते हैं, उस दिन को हमने रिट्रांसलेट करना है या नहीं करना। अब नॉन मॉनिटरी आइटम्स अगर तो एट एंड ऑफ द ईयर, ट्रांजैक्शन हो चुकी है, एंड ऑफ द ईयर पे जा रहे हैं, आपका नॉन मॉनिटरी आइटम्स कॉस्ट मॉडल पे है, साइलेंट है तो भी कॉस्ट मॉडल समझ लेंगे। कॉस्ट मॉडल पे पड़े हुए हैं, नो एप्लीकेशन, कुछ भी अप्लाई नहीं करना, मॉनिटरी आइटम को रिट्रांसलेट कर देंगे और इसको ऐसे छोड़ के आगे चले जाएंगे। अगर तो रीवैल्यूएशन मॉडल पे है, अगर तो रीवैल्यूएशन मॉडल पे है तो फिर ट्रांसलेट करेंगे, एट द रेट ऑफ क्लोजिंग रेट, एट द रेट ऑफ क्लोजिंग रेट, उससे जो गेन या लॉस आएगा उससे गेन या लॉस आएगा, तो उस गेन या लॉस को लिखेंगे जिसमें उसका गेन या लॉस लिखते हैं, मतलब IAS 16 का गेन या लॉस जो गेन होता है वो हम OCI लिखेंगे, OCI में लिखते हैं, तो इसका भी गेन या लॉस OCI में जाएगा। IAS 40 का गेन या लॉस किस में लिखते हैं? SOPR के अंदर, तो उसके एक्सचेंज रेट का गेन लॉस SPL में लिखे। IAS 38 में भी वही काम है, मतलब जिसमें उसका रिवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस या फेयर वैल्यू गेन या लॉस जिस स्टेटमेंट में जाता है, एक्सचेंज गेन या लॉस भी उधर ही जाएगा। जैसे IAS 16 में रिवैल्यूएशन सरप्लस OCI में जाता है, तो IAS 16 का रीवैल्यू जो एक्सचेंज गेन या लॉस आएगा वो भी OCI में जाएगा। हाँ, इसमें वो सेटलमेंट का कोई तरीका नहीं होता कि पहले गेन खत्म करेंगे फिर लॉस लिखेंगे, लॉस खत्म करेंगे फिर गेन लिखेंगे, ऐसा नहीं होगा। इसका एक्सचेंज का गेन भी OCI में जाएगा फिर, और लॉस भी OCI में जाएगा।
मतलब अगर हम इसके बात करें IAS 16 की, उसका जो फेयर वैल्यू गेन है फेयर वैल्यू गेन वो OCI में जाएगा, तो उसका एक्सचेंज गेन भी OCI में जाएगा, और इसका लॉस भी OCI में जाएगा। IAS 38 भी इसके साथ ही है, IAS 38 भी इसके साथ ही है। IAS 40 और IAS 41 तो पढ़ लिया ना, IAS 40 और IAS 41, उसका जो फेयर वैल्यू गेन है या लॉस है उसका, वो किस में जाता है? SOPL के अंदर। तो उसका जो एक्सचेंज गेन होगा या लॉस होगा वो भी किधर जाएगा? SOPL। ये स्टैंडर्ड हमारा, थोड़ी सी एक बात रह गई है और इसके थोड़ा MCQs करेंगे, फिर उसके बाद इसके जितने भी क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं कि वो करेंगे, बाकी ये स्टैंडर्ड हमारा इतना ही है। लेकिन अभी हमने अगले दिन इसके पास पेपर MCQs हर तरह से इसको देखेंगे, और आपके जो, क्योंकि एक क्वेश्चन ही छोटा सा है 40 नंबर का, तो आप ना कोशिश करें, मैं आपको इसके लेक्चर देता हूँ IAS 33 के, आप उस IAS 33 के ना लेक्चर मुझे एक हफ्ते के अंदर कवर करके दें, वो है ही एक हफ्ते के लेक्चर, ठीक है, वो कर लें। फिर हम ना जो टेस्ट आपका डिजाइन करेंगे ना, उसमें जितने भी ये टॉपिक्स हैं 40 नंबर वाले, ठीक है ना, जैसे जैसे खत्म करेंगे उसका टेस्ट साथ साथ होता रहेगा, ठीक है, ताकि एक क्वेश्चन आपका इतना पक्का हो जाए कि बाकी सिर्फ आप अटेम्प्ट भी करके आओ ना तो पेपर पास हो। तो ये बार बार आपको होता रहेगा। इसमें सबसे बड़ा टॉपिक ना जो IAS 38, इसके अंदर अगर सबसे बड़ा टॉपिक की बात करें, लीज भी नहीं है। लीज लोग डरते हैं उससे, लीज कुछ भी नहीं है। लीज वो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करते हैं, बस वो फाइनेंस है सारे का सारा। तो मेन इसमें अगर कोई परेशानी वाली बात होगी आपके लिए दोबारा भी, वो फिर भी IAS 38 ही हो। चलें जी, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, पहले ये बेसिक क्वेश्चन करते हैं, फिर बड़े सवाल भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे है जरा। A Pakistani company has a financial year end December. It bought a property, मतलब plant, to construct its factory in Bahrain. हाँ जी, ₹100,000 बहरेन दिनार। द प्रॉपर्टी वाज रीवैल्यूड, जैसी बात है बहरेन में है तो उधर ही उसके हिसाब से वैल्यू होगी 120 बहरेन दिनार, और दिसंबर 20 एज परमिटेड। हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात हम लिखना भूल गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको काटे, ट्रांसलेट एट द रेट ऑफ क्लोजिंग रेट नहीं, माजरत ये काटे, इसको अच्छी तरह काटें सारे लोग। एट द डेट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फेयर वैल्यू, या एट द डेट ऑफ रीवैल्यू, एट द डेट ऑफ रीवैल्यू। कौन सा ट्रांसलेशन रेट इस्तेमाल करेंगे नॉन मॉनिटरी आइटम के लिए? जिस दिन फेयर वैल्यू, साल के शुरू में कभी करते हैं, साल के दरमियान में कभी करते हैं, साल के एंड में कभी करते हैं, जिस दिन आपने रीवैल्यू किया उस दिन का ट्रांसलेशन रेट इस्तेमाल कर। जिस दिन रीवैल्यू किया उस दिन का ट्रांसलेशन रेट इस्तेमाल करते हैं। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है, ये MCQs में भी वो हमें परेशान करने की कोशिश करता है। ओके की बात ही। अब आ जाए क्वेश्चन। अब आप यहां पर देखिएगा, आपका एसेट किस दिन रीवैल्यू हो रहा है? द प्रॉपर्टी वाज रीवैल्यूड ऑन 31 दिसंबर। तो आपने रीट्रांसलेशन किस दिन करनी है?
अब वो हमें धोखा देने के लिए साल रिवैल्यू कर देगा साल के शुरू में, और साल के शुरू का भी ट्रांसलेशन रेट दे देगा, और साल के एंड पे भी दे देगा। साल के एंड वाला तो करना ही नहीं ना, जब तक कि एसेट की रीवैल्यू नहीं बताई जाएगी हमने उसको रिट्रांसलेट नहीं करना। कॉस्ट मॉडल को तो करना ही नहीं है ना, और फेयर वैल्यू को भी कब करना है, जब उसने फेयर वैल्यू मेजर करनी है, उसको रीवैल्यू करना। सबसे पहले तो अगस्त की एंट्री पास करवाएं। अगस्त की एंट्री किस रेट पे पास होगी, मल्टीप्लायर बाय 100 था। एंट्री पास करेंगे जी, लैंड डेबिट अकाउंट पेएबल, पैसे दिए हैं या अकाउंट पेएबल, कुछ बताया उसने, साइलेंट है तो आपकी अपनी मर्जी है फिर, क्योंकि इसका ना ईयर एंड नहीं गिवन, ये कैश फॉर्म ही होगा। बल्कि साइलेंट है तो जिस तरह मर्जी लिख लें, अदर पेएबल लिख लें या पेएबल लिख दें, जो आपकी मर्जी। कितना लिखेंगे, 275,000 या मिलियन, 275,100,000। अब आ गए हम ईयर एंड पे। ईयर एंड का ताल्लुक सिर्फ इसके साथ है। ये जो लैंड का ताल्लुक है ना, ये फेयर वैल्यू वाले दिन का ताल्लुक, जिस दिन रीवैल्यू किया। तो पहले तो हम अकाउंट पेएबल को रीट्रांसलेट कर देते हैं ना। अकाउंट पेएबल की रीट्रांसलेशन ईयर एंड पे होगी। आपने $1,00,000 किस रेट के ऊपर किया हुआ मैयर, 270। अब ये आपका $1,00,000 किस पे मैयर हो रहा है, 290 पे। लायबिलिटी कम हो रही है या ज्यादा, ये सिर्फ इसकी बात हो रही है, सिर्फ अकाउंट पेएबल की बात हो रही है, क्योंकि हमने तो 1,00,000 देना है ना जितने का हमने खरीदा था। तो कितना आंसर आएगा, लायबिलिटी कम हुई ज्यादा, तो लॉस आ गया, ट्रांसलेशन लॉस। टू अकाउंट कितने से, 15 लाख से। ये तो है हमारी मॉनिटरी आइटम का मसला, लेकिन आईका की बुक ने अभी इसको नहीं डील किया। उसने कहा कि इसको कैसे करना है, इसके पास आए, इसका एक तरीका कार है। वैसे जैसे मर्जी कर लें, एक वर्किंग का तरीका है, उससे कर लें तो ज्यादा बेहतर होता है। हमने लैंड खरीदी थी 1,00,000 की, किस रेट पे, 275 पे। किस पे रिकॉर्ड थी, 275,100। आपकी फेयर वैल्यू कम हुई या ज्यादा, ज्यादा हुई। कितनी ज्यादा हुई, 20,000। दैट इज फेयर वैल्यू गेन या सरप्लस, 20,000 का सरप्लस है ना। आपके एसेट की वैल्यू कितनी हो गई, 1,00,000। अब रेट कितना था, रेट कितना था, 290। तो आप इसको भी 290 के हिसाब से कर लो, इसको भी 290 के हिसाब से कर दो, दोनों को 290 से कर दो। तो 20,000 को 290 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, 58। करो जरा एक बार, 58,100,000। और अगर आप 120,000 को 290 से मल्टीप्लाई करते हो, कितना, 348,000,000। अब इनका जो डिफरेंस है, इसका और इसका जो डिफरेंस है, दैट इज ट्रांसलेशन गेन या लॉस। मतलब 27500 प्लस 58,000, दोनों को प्लस करके 34800 से माइनस करो, तो जो डिफरेंस आएगा 15 लाख। ये रीवैल्यूएशन सरप्लस का ओसीआई है, और ये
ट्रांसलेशन गेन या लॉस का ओसीआई है, दोनों ओसीआई है, दोनों ओसीआई, क्योंकि जिसमें फेयर वैल्यू का गेन या लॉस जाएगा उसी में ही उसका गेन या लॉस है। लेकिन अलग अलग करने की जरूरत नहीं होती आपको, आप चाहते हैं तो डायरेक्ट 275 और 290 से मल्टीप्लाई करके उसका डिफरेंस लिख लेते। क्या हुआ? 15 लाख नहीं आ रहा? कैसे आप करें जरा, 275,000 आ गया, आप 1,20,000 को 290 से मल्टीप्लाई किया, इसमें ये भी तो है ना, तो इसमें रिवैल्यूएशन सरप्लस भी है और रिवैल्यूएशन, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का टोटल आएगा। ये ओसीआई है दोनों, 58,100,000 और 15 लाख दोनों ओसीआई है। एक सरप्लस का ओसीआई है, एक ट्रांसलेशन गेन का ओसीआई है, क्योंकि दोनों का सेम डेस्टिनेशन है। जिस साइड पर आपका IAS 16 का सरप्लस ओसीआई में जाता है तो उसका ट्रांसलेशन गेन भी ओसीआई में जाएगा। अगर यहां पर ट्रांसलेशन लॉस आ जाए तो बस ये भी वहां पर भी उसको कहते हैं, लेकिन मेन आपने डेस्टिनेशन क्या रखनी है, अगर इनका गेन आ रहा है, जिधर दोनों का गेन जाएगा गेन भी साथ जाएगा, लॉस भी साथ ही जाएगा। तो जनाब आपकी एंट्री क्या पास हो जाएगी, सरप्लस आया तो लैंड डेबिट ओसीआई, अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों को प्लस करके 15 लाख प्लस 58,100,000 73। अब ये 73,100,000 में अगर वो आपसे पूछे कि एक्सचेंज गेन कितना है और रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना है, तो वो आपने इस तरह से बता दें, या आप डायरेक्ट भी बता सकते हो, 20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 290 से, तो ये जो 20,000 बड़ा है ये उसका सरप्लस है, और बाकी की जो अमाउंट है वो आपका रिवैल्यू ट्रांसलेशन गेन या लॉस। देखिए आपके पास 1 लाख का एसेट पड़ा हुआ था, तब रेट कितना था, आपने कितना बना दिया इसको, 275,000। आज एसेट हो गया 1,20 का और रेट हो गया 2,90। एसेट हो गया 1,20 का और रेट हो गया 2, टोटल कितना आ गया 34,800, कितना आ गया टोटल 73। ये है टोटल ओसीआई। इसके अंदर 2 ओसीआई है, एक ट्रांसलेशन की वजह से और एक रिवैल्यूएशन सरप्लस की वजह से। अब जो 20,000 है वो तो रिवैल्यूएशन की वजह से हुआ, इसको मैं 90 से मल्टीप्लाई कर देता हूं 290 से, वो बनता है 58 लाख। तो जो 58 लाख है इसमें से वो तो सरप्लस है, जो बाकी का डिफरेंस है, अच्छा अगर हमारे पास सरप्लस आ रहा है और एक्सचेंज लॉस आ गया, हमें सरप्लस आ रहा है और एक्सचेंज लॉस आ गया, तो बताओ फिर एक्सचेंज लॉस किधर जाएगा, ओसीआई में जाएगा, क्योंकि उसका फेयर वैल्यू गेन ओसीआई में जा रहा है। अगर आप ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि आपको वैसे सरप्लस है बट रीवैल्यू एक्सचेंज लॉस है, क्योंकि ये देखे ना 275 है, सपोज है ये 120 से बढ़ गया, ये 120 से, बट ओवरऑल हमारी वैल्यू 275 नहीं 270 होगी, फिर तो एक्सचेंज लॉस आएगा ना। क्या हुआ, नेट करके लिखेंगे तो उसका तो मेन तो लिखना डिफरेंस ही होता है, लेकिन अगर आप चाहो तो दोनों को अलग अलग करने का तरीका बताया मैंने, ठीक है। तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन हम कल करेंगे, आप लोगों ने 5-6 तक तो दोबारा कर लेना, अगर आप लोगों ने वो एवरेज रेट की प्रैक्टिस करनी है तो वो भी प्रैक्टिस करना, बल्कि ये सारे क्वेश्चन करके आना। कुछ आपको अजीब जब लगेंगे तो फिर वो कल मैं उसको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। 10 के 10 क्वेश्चन, एवरेज से भी हो सकता है, एवरेज के बगैर भी हो सकता है।